जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं में एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और उस सवाल को हम लोग आसानी से कैसे बना सकते हैं। पहले उस थ्योरी को समझते हैं कि सवाल जो है कहाँ से पूछ सकता है। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें हम लोग को बहुत चीजें जानने की जरूरत होती है। जैसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय सिद्ध करना, अपरिमेय सिद्ध करना, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है इसकी जांच करना। कुल इतने प्रकार के जो होते हैं इस चैप्टर के सवाल पूछने को या देखने को हमें मिलते हैं। तो बिना देर किए समझना हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सके। हम लोग जो है पहले काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानते हैं कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं वो क्या है। तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता है वे सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए √-11, √-6, √-1 और √-4। अब पहचानने की बात हो कि हम काल्पनिक संख्या को कैसे पहचान सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, तो बच्चों लोग इसका जो सबसे आसान तरीका वो ये है, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, सभी जो है वो रूट के अंदर है और साथ क्या इसमें माइनस है। तो यहाँ से हम एक सोच सकते हैं या एक निष्कर्ष निकलता है कि जितनी भी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो वे सभी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी संख्याएं हो जो रूट के अंदर माइनस में हो, रूट के अंदर माइनस हो, ये ना कि रूट के बाहर। जैसे हम यहाँ पे लिखें रूट का माइनस का 7, तो क्या है, ये रूट है और रूट के अंदर -7 है, तो ये कैसी संख्या है, ये है काल्पनिक संख्या है। या और लिखें रूट अंडर का माइनस का 100, ये कैसी संख्याएं हैं, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। या फिर लिखें रूट अंडर माइनस का 16, ये कैसी संख्याएं हैं, तो ये सभी जो हैं वो काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या क्यों है, तो इसका कारण है कि ये सभी संख्याएं क्या है, रूट के अंदर है और माइनस में है। इस कारण से ये संख्या कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अगर यही क्या हो, माइनस जो रूट के अंदर ना रहे, मतलब किस तरह से हो, -√11, अब जो ये संख्या है ये संख्या जो है अब ये संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो वास्तविक संख्या का हमारे पास परिभाषा हो जाता है कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा। पहचानने की बात हो कि हम वास्तविक संख्या कैसे पहचाने, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि हम देखें कि क्या वो काल्पनिक संख्या है। अगर वो संख्या काल्पनिक नहीं होती है तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, वो संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी। और हमने अभी तुरंत सीखा कि काल्पनिक संख्या को कैसे पहचानते हैं। जो संख्या क्या होती है, रूट के अंदर माइनस में होती है वो काल्पनिक संख्या होती है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वे क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सभी परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या होती हैं। जितनी भी पूर्णांक हैं सब वास्तविक संख्या होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या होते हैं। जितने भी भिन्न हैं सभी वास्तविक संख्या होते हैं। एक
वाक्य में इसे कह सकते हैं सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होती है। अब आ गया यहाँ पे बात क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या की। तो इनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का अगर हमें परिभाषा देखना हो तो परिभाषा कहता है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यह है परिभाषा, लेकिन हम समझेंगे कैसे, तो कुछ इस तरह से समझें कि जिस संख्या को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 को क्या कर सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो 4/1 तो क्या हो गया, वो भिन्न के रूप में आ गया, बटा के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 7/6 ये क्या है, परिमेय संख्या है। -3/2 क्या है, परिमेय संख्या। -15 क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगी सभी परिमेय संख्याएं होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा है वो कुछ परिमेय संख्या से ही मिलता जुलता है, या काफी कहें कि परिमेय संख्या से ही मिलता है। जैसे जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे लिखा जा सकता था वो क्या है, परिमेय है, और नहीं लिखा जा सकता वो क्या है, अपरिमेय है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब जिसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं वो परिमेय है, जिसको बटा में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, अपरिमेय है। तो किसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, तो जो भी रूट वाली संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं रूट वाली होती है ना, वो सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √41, √22, ये पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग बोलिए कि पाई का मान तो 22/7 है, और 22/7 एक भिन्न है, तो हाँ पाई का मान 22/7 है, लेकिन ये जो है एक्यूरेट मान नहीं है, ये जो है लगभग मान होता है। जो पाई का मान लगभग रख दिया गया है 22/7, लेकिन पाई है कैसी संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो जो रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जो रूट से बाहर आ सकती है, मतलब जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो तो परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो सकता है क्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखें √4, ये क्या है, बाहर आ जाएगा 2, √16 ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 4, √9 ये बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3, √25 ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये बाहर आ जाएगा कितना, 5। इस तरह से जितनी भी संख्याएं रूट से बाहर आ सकती है वे सभी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और वे संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है, या फिर हम कहें जिनका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है, वो क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे पास यूक्लिड का भाग लेमा, या फिर इसी को विभाजन सूत्र या भाग एल्गोरिथम, ये तीन चीजें जो है ये एक ही चीज है। तीन नाम है लेकिन है ये तीनों एक ही चीज। इनका एक फॉर्मूला है A = BQ + R, और A = BQ + R जो है ना, ये एक तरह से हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं 5-6 क्लास में। एक फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो सेम ये जो है वही फॉर्मूला है कि A = BQ + R। ये जो यूक्लिड का भाग लेना है या फिर विभाजन सूत्र है, या क्या कह सकते हैं, भाग एल्गोरिथम, इससे क्या होगा, तो इससे जो है ना बच्चे लोग, इससे हम लोग HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। जैसे यहाँ पे जो A है ना वो क्या है, भाज्य है, B जो क्या है वो भाजक है, Q जो क्या है भागफल है, और R जो क्या है शेषफल है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि A = BQ + R, ये क्या है, भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और शेषफल है।
इसका जो प्रश्न होगा, क्वेश्चन हो, किस तरह से आएगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, बोला जाएगा कि क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 4 और 10 का जो मसा है ना, वो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके निकालना है। यूक्लिड लेमा का प्रयोग करके या भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से निकाले HCF। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए जो होता है वो जो बड़ी संख्या होती है उसे ए मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 10, और जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है हमारी बी हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या है 4। ए कितना हो गया 10 और बी कितना हो गया 4। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है हमारे पास 10 बराबर बी कितना है 4। अब 4 में हम कितना से गुना करें, 4 में कितना से गुना करें कि वो 10 आ जाए या फिर 10 से कम है। 10 से ज्यादा तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो 4 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 गुने 2। अच्छा 4 से 2 से गुना करते हैं तो शेष कितना बच जाएगा, तो शेष जो क्या है 2 बच जाएगा शेष। तो क्या होगा 10 बराबर 4 गुने 2 प्लस 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब जो यहाँ पे है इसे लाएंगे, बी को ए बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर ये जो 2 है इसके बाद लिखेंगे तो 4 बराबर 2। अब 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, तो बोलेंगे 2 बार में आएगा। तो शेष कितना बचेगा, तो शेष 0 बचेगा। अब ये जो प्रक्रिया है ना, ऐसे हमें तब तक करते रहना है जब तक कि शेष क्या हो 0 ना जाए, आर बराबर 0 ना हो जाए। 4 बराबर क्या हो गया 2 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पर शेष 0 आ गया, तो जो b बराबर होता है वही क्या होता है HCF। तो यहाँ पे HCF बराबर कितना हो गया, HCF बराबर हो गया 2। इस तरह का एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या करते हैं और कर लेते हैं। एड पेज, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या, 110 और 110 और 110 और हम लोग लिख लेते हैं 20। 110 और 20 का क्या करते हैं HCF निकालते हैं भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो क्या लिखेंगे, जो बड़ी संख्या उसको क्या करेंगे ए मान लेंगे, तो ए बराबर हो जाए 110, और जो छोटी संख्या उसे बी मान लेंगे, तो बी बराबर हो गया 20। फिर क्या लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या हो जाएगा 110 बराबर 20। अब 20 में हम कितना से गुना करें कि ये 110 से उसके आसपास आ जाए, तो 20 × 100 होता है, तो 5 कितना प्लस में कितना शेष बचेगा, तो बोलेंगे 10, तो हो जाएगा 10 100। अब क्या करें, अब क्या होता है जो यहाँ पर होता है उससे हम लोग ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 बराबर, फिर क्या करते हैं जो लास्ट में होता है उसे ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 10। अब 10 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 कितने बार में आएगा 2 बार में, 2 प्लस क्या हो जाएगा शेष तो 0 बचेगा। कितने बार में यह बी कितना है 10। तो यहाँ पे जो HCF है ना, HCF वो कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 10। ये क्या है भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने यहाँ पे क्या किया HCF निकाला। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या किसे कहते हैं, अगर पूछ दे तो क्या बताना है, जो केवल एक और स्वयं से कटता है वो अभाज्य संख्या होता है, और अभाज्य संख्या के ही रूट संख्या कहते हैं।
भाज्य या यौगिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा संख्या से कटता है वो होता है भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या के यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब जे खाली खुद से कटे और एक से कटे वो अभाज्य संख्या, और जे खुद से और एक के अलावा कोई तीसरा से कट जाए वो होता है यौगिक संख्या। उदाहरण के लिए क्या कहा जा सकता है, चार। चार क्या होता है, एक से भी कटता है, चार से भी कटता है, लेकिन ये दो से भी कटता है। यहाँ पे एक तीसरा संख्या आ गया तीसरा संख्या। जब तीसरा संख्या आ गया तो ये जो कैसी संख्या हो गई, तो हम बोलेंगे ये कैसी संख्या है, तो ये है भाज्य संख्या। इस तरह सात, तो सात क्या होगा, एक से कटेगा और सात से कटेगा। क्या कोई और ऐसा तीसरा संख्या है जिससे ये सात कट जाए, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो जब कोई तीसरा संख्या नहीं है तब ये जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरह से हम बोला जाए कि 9, 8, 5, 12, 17, 16 इन सभी का आंसर जो है वो आप कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। भाज्य और अभाज्य से संबंधित कुछ नोट्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जब पूछे, विषम अभाज्य संख्या, तब क्या होगा, 3 हो जाएगा। और सबसे छोटी समअभाज्य कहे तो भी क्या हो जाएगा, 2 होगा। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी, 15 अभाज्य संख्या होती है 1 से 50 तक। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 50 तक में 15 और 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। और यहाँ पर जो 1 होता है, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 1 की गिनती ना तो हम भाज्य में करते हैं और ना ही अभाज्य में करते हैं। हम लोग अभी क्या देखें कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाज्य संख्याएं कितनी है, तो 15 अभाज्य है, तो अभी तो 35 संख्याएं बची है। लेकिन 35 में 1 जो है वो क्या है, ना तो भाज्य और नहीं अभाज्य। तो कितनी ऐसी संख्याएं जो भाज्य, तो आप बोलिएगा कि 34 ऐसी संख्याएं जो क्या है, भाज्य संख्या है। अर्थात 1 से 50 तक में 34 भाज्य संख्या होते हैं और 1 से 100 तक में 74 भाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या की बात हो तो 1 से 100 तक 15 अभाज्य संख्या होते हैं, और 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये मात्र एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से बाकी नए नए फॉर्मूले बने हैं। याद रखें, हमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर गुना में है और बराबर के उस साइड हम लोग दूसरी ओर भेजते हैं। तो कोई भी चीज गुना में होती है तो भाग में हो जाती है, भाग में होती है तो गुना में हो जाती है, प्लस में रहती है तो भाग में हो जाती है, प्लस में रहती है तो क्या माइनस में हो जाती है, और माइनस में रहती है तो प्लस। स्क्वायर रहता है तो रूट हो जाता है, रूट रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। अगर हम बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, हो सकता है हम इधर से इधर जाए, हो सकता है इधर से इधर आए। तो पहली संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर हो जाती है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। एलसीएम बराबर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, और एलसीएम बराबर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। इसका जो क्वेश्चन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपरिमेय सिद्ध करना भी जानेंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत है, ये हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।